Hello, my dear friends. Welcome to Lucky Education. And now we are going to discuss chapter number 5, class 7 Geography, NCERT, and name of the chapter is water. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर साइकिल, टेरेरियम, सोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये सारी चीजें देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। और क्लाउड फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज को बूस्ट करना चाहता हूँ, आपको पावरफुल बनाना चाहता हूँ। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं वो समझ लो। सबसे पहले आपको समझना है कि कंडेंसेशन में क्या होता है और एवोपरेशन में क्या होता है। तो ध्यान देना, एवोपरेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैस में बदल जाता है। अगर कोई भी लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। जैसे यहाँ पे ये कोई लिक्विड है, किस में बदल गया, गैस में बदल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवोपरेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। घर में ये सब देखा होगा आपने, मम्मी गर्म करती है कुछ भी, पानी वानी स्टोव पर गर्म करती है तो क्या होगा, पानी गर्म करेगी या फिर दूध गर्म करेगी, चाय बना रही, तो आपने देखा होगा लिक्विड क्या है, थोड़ी देर में वो भाप सी बनने लग जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, और वो गैसियस स्टेट होती है। तो जब कोई लिक्विड, और ये कब होता है, ये जब होता है जब हम क्या देते हैं, लिक्विड को हीट प्रोवाइड कराएं। सबसे खास बात है, क्या प्रोवाइड कराएं, हीट करें लिक्विड को, तो किस में बदल जाएगा, गैस में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन। इसका उल्टा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है तो आपको पता है हमारे क्लाउड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाउड्स। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, कोई भी गैस किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन होने के लिए क्या जरूरी है, कूलिंग होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन के लिए क्या जरूरी है, कूलिंग। तो जब गैस को कूल करेंगे तो यही चीज किस में बदल जाती है, लिक्विड में। और भी प्रोसेसेस है, चलो एक बार में सारे देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया कोई भी लिक्विड जब गैस में बदलता है तो इसको एवोपरेशन बोलते हैं। गैस लिक्विड में बदलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड को हम पिघलाएं तो वो अगर लिक्विड में बदल जाता है तो उसको मेल्ट बोलते हैं। और जब कोई लिक्विड सॉलिड बन जाता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीज हो जाना, जम जाना। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में बदलना डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, साइंस के टर्म्स हैं, याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखेंगे क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो क्लाउड्स में क्या होता है, सूर्य महाराज हमारे, आपको पता है, हीट देते हैं, गर्मी देते हैं। गर्मी देने की वजह से नीचे जो वाटर बॉडीज हैं वो गर्म होती हैं। वाटर बॉडीज गर्म होती हैं तो उनमें से, और साथ के साथ में ध्यान देना, जब सन की गर्मी आती है तो नीचे जब जो एयर होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर वो ऊपर की तरफ क्या करती है, राइज करती है। तो गर्म हवा मैंने बताया था ऊपर की तरफ राइज करती है, और ये जब ऊपर की तरफ राइज करती है तो अपने साथ ले जाती है मॉइस्चर। मॉइस्चर ले जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होगी। ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद बनते हैं क्लाउड्स। क्या बनते हैं, क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बरसने लग जाएं, बादल क्या होने लग जाएं, बरसने लग जाएं, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो फिलहाल तो बस इतना ध्यान रखो, सन की हीट जो होती है वो जब जैसे ही ग्राउंड पर आती है तो जो हवा है वो गर्म होगी, और अपने साथ ऊपर की तरफ किसको ले जाती है, वाटर वेपर को ले जाएगी, मॉइस्चर को ले जाएगी ऊपर। उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद बनेंगे क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद फिर होगा प्रेसिपिटेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो भाई, क्लाउड फॉर्मेशन, द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सन की हीट की वजह से क्या होता है, एवोपरेशन होता है पानी का, और वो किस में बदल जाता है, वेपर, मतलब भाप में बदल जाता है। व्हेन वाटर वेपर्स कूल डाउन, जब वाटर वेपर ठंडी होती है तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये क्या होगी, कंडेंस होगी, और क्या बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे। और जब क्लाउड बन जाते हैं तो फिर एक प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, क्लाउड्स बरसने लगते हैं। वो किस रूप में बरस रहे हैं, वो जमीन या ओशन में, जो जमीन होती है, सी, यहाँ पर बरसात होगी, या तो रेन के रूप में, स्नो के रूप में, या स्लीट के रूप में बरसात होती है इनकी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं। इस चैप्टर में दे रखा है वाटर, मतलब अब देखो, पानी आपको कभी देखा होगा आपने, पानी ग्राउंड पर रहता है, कभी पानी रिवर्स में आएगा, कभी ओशंस में आएगा, कभी मतलब एवोपरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, उसके क्लाउड्स बनते हैं, फिर बरस जाता है। तो पानी क्या है, घूमता रहता है, परिक्रमा करता रहता है, कभी मतलब जमीन पर, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी हाइड्रोस्फीयर में, सब जगह पानी क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर की साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली
changes its form and circulates between oceans, atmosphere, land is known as water cycle। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पानी लगातार अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, रूप चेंज करता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। कहाँ कहाँ पर? ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में, जमीन पर। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। अब इसको एक पिक्चर की तरह यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, सन की हीट की वजह से यहाँ पर जो वाटर बॉडीज हैं गर्म होती हैं, गर्म होकर एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन होकर ऊपर जाएगी, फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड जब बरसते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। अब जो पानी है वो कहाँ पर जाएगा? दोबारा से वाटर बॉडीज में जाएगा, यहाँ पर रिवर्स में जा सकता है, सरफेस पर जा सकता है, सरफेस से नीचे ग्राउंड वाटर नीचे भी जा सकता है, जो नीचे अपने एक्वाफर होते हैं वहाँ पर भी ये मतलब स्टोर हो सकता है। तो पानी देख रहे हो, ये घूमता रहता है, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, ये सारे प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और यही चीज़ क्या कहलाती है? वाटर साइकिल। ठीक है, पानी लगातार चलता रहता है, कभी आज यहाँ पर पानी, वही पानी कभी दूसरी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, तो पानी घूमता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। भैया पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है, तो पानी के यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की। देखो, पानी जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर। ध्यान देना, अपनी पृथ्वी पर मोर देन 97% जो पानी है वो कैसा है? सैलाइन वाटर है भाई, खारा पानी है अपना। ये फ्रेश वाटर तो मुश्किल से और लेस देन 2% या 2.5% के समथिंग ये पानी है अपना फ्रेश वाटर। खैर, फ्रेश वाटर जो है, मीठा पानी जो है, कहाँ कहाँ से मिलता है भाई? रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, स्प्रिंग्स में मिलता है, ग्लेशियर्स। स्प्रिंग्स आपने देखा होगा, आपने खैर कहाँ देखा होगा, नेट पर सर्च करना आपको मिल जाएंगे। जमीन जो होती है, ज़मीन में से नीचे से मतलब ऐसे धाराएं सी निकलती हैं। मतलब कई जगह पे क्या है, जैसे मतलब ये ज़मीन हो गई, यहाँ पर क्रैक से होते हैं, तो इन्हीं क्रैक्स में से गरम गरम पानी निकलता है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? स्प्रिंग्स बोलते हैं। ये जनरली हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, मणिकरण, वहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊँगा, आज तो शायद मैंने पिक नहीं लगाया है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग्स हो जाएंगी। सोर्सेस ऑफ वाटर हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेनली मैंने बताया था ये तो फ्रेश वाटर के सोर्सेस हो गए जहाँ पर मीठा पानी मिलता है। और जो ओशन बॉडीज होती हैं, समुद्र जो होता है वहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है। ठीक है, द वाटर ऑफ ओशन इज सॉल्टी एंड सैलाइन। पानी जो होता है सॉल्टी होता है, सैलाइन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व सॉल्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है। और समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है साइंटिफिक? NaCl। तो इसमें जो ओशन वाटर होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, या इसको हम कॉमन टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डेली यूज करते रहते हैं। टेरेरियम, ये है भाई टेरेरियम। देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल टेरेरियम है, मतलब कोई जार है, इसमें मतलब मिट्टी विट्टी रख रखी है, पानी दे रखा है, और यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं? उगा रहे हैं हम किसको? वेजिटेशन को ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी एक टेरेरियम की तरह काम करती है, जो एक प्रकार से जार सा हो गया, जिसके अंदर लैंड है, वाटर है, और यहाँ पर सारे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो ये टेरेरियम होगा। टेरेरियम ध्यान रखना क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। एक छोटा सा एनक्लोजर होता है, छोटा सा एक मतलब जार हो गया, या कोई ऐसा मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जैसे ये कांच की सी बोतल है, ऐसा हो गया, जो चारों तरफ से क्या है? कवर है, और जिसमें आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? पेड़ों को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स को। हमारी पृथ्वी भी टेरेरियम की तरह काम करती है। ये कह रहे हैं द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी बहुत साल पहले हुआ करता था वो आज भी मतलब एग्जिस्ट करता है, आज भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि हरियाणा में हम जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी ज़माने में अमेजन रिवर में फ्लो करता होगा। अमेजन रिवर मैंने बताई थी, कहाँ पर है अमेजन रिवर? आपको पता ही होगा, ये है आपके ब्राज़ील में होकर फ्लो करती है, साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। बता रहे कि कोई जो पानी अमेजन रिवर में फ्लो करता था, हो सकता है वो उसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? हरियाणा में खेतों में पानी देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो पानी जो है मतलब लगातार क्या करता रहता है? रोटेट करता है। यहाँ पर अमेजन रिवर है, ये ब्राज़ील है, तो बता रहे ब्राज़ील में जो पानी अमेजन रिवर में फ्लो करता था उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हरियाणा में यूज कर रहे हैं। तो पानी क्या है? ऐसे सर्कुलेट करता रहता है, कहीं भी मतलब एग्जिस्ट जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई इंडिया का पानी इंडिया में ही रहेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का यहाँ नहीं जा सकता, पानी के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है,
तो ये तो एक वाटर साइकिल है, चलता रहता है। तो आपको पता ही है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और सबसे बड़ा अपना एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा जो है अपना कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और अपना प्यारा भारत किस में आता है, अपना प्यारा भारत आता है एशिया में। और भारत के नीचे यहाँ पर एक ओशन है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। डू यू नो में कुछ देख लेते हैं भाई। सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब वही खारापन जो होता है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो पानी होता है उसमें कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, वही चीज़ क्या कहलाती है, सैलिनिटी कहलाती है। और द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 पार्ट्स अगर हैं उसमें से 35 पार्ट्स क्या है, सॉल्ट है, तो वो क्या कहलाता है, हमारी एवरेज सैलिनिटी है। जो हमारे ओशियंस होते हैं, ओशियंस में लगभग 35 पार्ट्स पाए जाते हैं पर 1000। 1000 में से जो 35 पार्ट्स होते हैं वो किसके होते हैं, सॉल्ट के होते हैं। तो ये एवरेज सैलिनिटी होगी किसकी, हमारे ओशियंस की, ठीक है। अब एक सी है डेड सी, इजराइल में, बहुत ही ज़्यादा मतलब सैलिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 1 लीटर जो पानी है उसमें 340 ग्राम क्या पाई जाती है, सैलिनिटी पाई जाती है। 340 ग्राम मतलब क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, सैलाइन है। कौन सा सी, डेड सी, कहाँ पर है, इजराइल में। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मतलब डेंस होने की वजह से या ज़्यादा सैलाइन होने की वजह से यहाँ पर जो स्विमर्स हैं, जो तैरने वाले लोग हैं, वो आसानी से बहुत ही ऊपर मतलब क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट क्या है, पानी को बहुत ही ज़्यादा डेंस बना देता है। तो देखो ये है इजराइल, ये है जॉर्डन, ये है इजिप्ट, ऊपर सीरिया और उसके ऊपर लेबनान, और ये है मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पर आपको देखिएगा ये है डेड सी। डेड सी बहुत ही ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेड सी है, और यहाँ पर ये स्विमर्स हैं, बड़े आसानी से ऊपर तैर रहे हैं, मतलब दिक्कत नहीं आती। क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि इस पानी में NaCl का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, आपको पता ही है अपनी जो पृथ्वी है उस पर 70% से भी ज़्यादा क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 97.3 जो पानी है वो कहाँ पर पाया जाता है, ओशंस में। और ये पानी कैसा है, सॉल्टी है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो सॉल्टी पानी है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो ओशंस में ही पाई जाती है। आइस कैप्स में 2% पानी पाया जाता है, जो अपने ग्लेशियर्स होते हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें 0.68% पानी पाया जाता है। फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, मीठे पानी की झील होती हैं, उसमें 0.9%। इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, इसमें 0.09। और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 0.0019, और रिवर्स में पाया जाता है 0.0001। इतना परसेंट पानी पाया जाता है। तो ये हो गया पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, मेजरली जो पानी है वो ओशंस में पाया जाता है, और उसके बाद आइस कैप जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बाकी तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। ग्राउंड वाटर में तो 1% से भी कम पानी है। सोचो हम किसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, और इसको हमने क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। तो पानी की स्केर्सिटी हो गई है, पानी की बहुत ज़्यादा क्या हो गई आज की डेट में, कमी। और इसीलिए पास ज़रूरत है अब किसको, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में। और आज हम ओशन सर्कुलेशन का एक टाइप है वेव्स के बारे में जानेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। जो समुद्र में लहरें आती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओशन का पिक है। आपने आई होप बहुत सारे लोगों ने ओशन देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं कामना करता हूँ फ्यूचर में आप ये देख पाओ, ओशन भी देख पाओ, ठीक है। तो ओशन की लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, और मतलब एक अलग ही मज़ा आता है जब ओशन के किनारे आप जाओगे। और अगर फिजिकली आपने नहीं देखा हो तो आई एम श्योर कई सारी मूवीज में इनको दिखाते हैं। मूवीज में तो आपने देखा ही होगा, टीवी पर देखा होगा, ठीक है। तो ये जो ओशन का वाटर है, ये ओशन का जो पानी है, इसमें लगातार कुछ सर्कुलेशन चलता रहता है। सर्कुलेशन मतलब इसमें मूवमेंट होता रहता है। पानी मतलब एक जगह पर कभी भी स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं रहता। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारी जो लेक्स होती हैं, कई सारे जो पॉन्ड होते हैं, वहाँ पर पानी क्या रहता है, फिक्स रहता है। पानी कैसा रहता है, फिक्स रहता है, पानी मोशन में नहीं रहता। मगर रिवर्स की बात करें, रिवर्स में आपने देखा होगा पानी मोशन में रहता है।
पानी मूवमेंट होता रहता है। ऐसे ही ओशन जो वाटर है वो भी लगातार क्या रहता है, मोशन में रहता है, उसमें भी लगातार क्या चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है। तो ओशन में मूवमेंट जो होता है वो कई टाइप्स का मूवमेंट होता है, यही चीज़ हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल मूवमेंट। देखो अगर पानी में ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसको तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ऐसे मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मूवमेंट। तो आपको पता ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसी जो लाइन होती है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ऐसी जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वहीं से नाम लिया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और कई बार थोड़ा ऐसे ऊपर भी चला जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो दो प्रकार से मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है इसका एग्जांपल है वेव्स, ओशियन करंट्स, और जो वर्टिकल मूवमेंट है इसका एग्जांपल है टाइड्स। हालांकि ऊपर जाके फिर आना उसको नीचे ही है, इतना समझ लेना आप। ठीक है, तो ये एक बड़ा सुंदर दृश्य है, देख सकते हो पानी कितनी गजब तेज़ गति से आ रहा है, और यहाँ पर जहाज से बन जाते हैं पानी के, और ये यहाँ पर जो रॉक्स रखी हुई हैं इनसे टकराता है, और ये मतलब एक सनराइज सनसेट का फोटो है। ठीक है, सनराइज का ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो ओशन सर्कुलेशन की हम बात करें, अभी अपना बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जब आप समुद्र के किनारे जाओ, सीशोर मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सीशोर, और ये मेरा ही पिक्चर है, और ये चेन्नई का है। चेन्नई में एक बीच है मरीना बीच, तो मरीना बीच पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हो पानी की लहरें खतरनाक आ रही हैं। तो ये एक सीशोर का फोटो है, और दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी समुद्र का है, मरीना बीच का ही। यहाँ पर ये मिट्टी रहती है, ये लैंड वाला पार्ट है, और ये है ओशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, नहाते हैं इसमें, और पानी की बड़ी ज़बरदस्त लहरें आती हैं ऊंची ऊंची। तो यहाँ का बड़ा अजीब ही दृश्य होता है। ये एक और मतलब सीशोर है, देखो यहाँ पर पत्थर है, रॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर तो क्या था, मिट्टी थी, मिट्टी। ये समुद्र, ये चेन्नई वाला मरीना बीच है, और ये है पौंडीचेरी का बीच। यहाँ पर मतलब पत्थर से पाए जाते हैं, रॉक्स पाई जाती हैं, और यहाँ पर जब ये लहरें टकराती हैं तो बड़ा अजीब सा ही मज़ा आता है। और समुद्र की जब लहरें आती हैं तो उनकी एक अलग ही गुनगुनाहट होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि देयर इज ए समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन सीशोर। अगर आप समुद्र के किनारे नंगे पैरों से आप घूमते हो तो वहाँ पर एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही मज़ा आता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, cool breeze, seabirds, the smell of the salt in the air, music of the waves, everything is so fascinating। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मतलब बीच, अब बीच मतलब जो समुद्र का किनारा, अब जैसे ये बीच ही हो गया, इसको मरीना बीच बोलते हैं। यहाँ पर जो मतलब लोग घूमने आते हैं तो ये बीच हो गया। तो ये बीच कैसा रहता है, वेट मतलब गीला रहता है। ठीक है, और कोल्ड ब्रीज, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सी बर्ड, समुद्र के जो आसपास कुछ मतलब बर्ड्स होते हैं उनकी उनकी एक अलग ही चहल होती है, मतलब चहलकदमी। स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, अब आपको पता है जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, वो सॉल्टी होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है हवा में, उसका एक अलग ही मजा है। म्यूजिक ऑफ द वेव्स, वेव्स जब आती हैं, लगातार वेव्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, टकराती हैं सीशोर पर, तो इनका एक अलग ही मतलब साउंड आती है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, ये बड़ी शानदार चीज़ है, बड़े मज़ेदार चीज़ है। तो आप जब जाओगे कभी घूमने तो आपको मतलब फील होगा कि वाह कितनी मतलब शानदार जगह है और कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुहावना मतलब ये मूवमेंट होता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनका वाटर कैसा रहता है, काम मतलब शांत रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। मगर ओशन वाटर की बात करें तो ये लगातार किस में रहता है, मोशन में रहता है। इट इज़ नेवर स्टैंड स्टिल, मतलब ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। ओशन वाटर में लगातार क्या होती रहती है, मोशन होती रहती है। ठीक है, अच्छा अब बात करें ओशन वाटर का जो सर्कुलेशन होता है या मूवमेंट होता है, वो तीन प्रकार से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स, और तीसरा है करंट। और यहीं पर अपना चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों को मैं एक एक सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा। तो आज हम वेव्स के बारे में जानेंगे, वेव्स क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, वेव्स से पहले एक छोटा सा डू यू नो में एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुक में, इसको देख लो। हम हर साल एवरी ईयर 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ध्यान देना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हम वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको बताना है 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाटर डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हमें वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बता सकें, वाटर की क्या सिचुएशन है। पानी आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, पानी को हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से मतलब लोगों को अवेयर करा सके कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम इसको बचा सकते हैं पानी को। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। कब मनाते हैं, 22 मार्च। तो अब शुरुआत करते हैं वेव्स के बारे में। तो वेव्स आपने देखी ली,
ये अपना बुक का डायग्राम है, जो पानी की लहरें आती हैं और टकराती हैं कोस्टल एरिया में। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स के बारे में ही जानेंगे। कई सारे फोटो मैंने दिखाई दिए आपको, ये देख सकते हो पानी की लहरें आ रही हैं और ये लहरें यहाँ तक आती हैं, सीशोर तक आती हैं, जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पानी की लहरें आ रही हैं, फिर सफ़ेद सफ़ेद सा जो है ये भी पानी है, ठीक है। ये ऐसे आती हैं फिर जाती हैं, पानी की लहरें। अच्छा, इनको लहरों का एक कारण क्या, आती क्यों जाती क्यों, आपको पता है? ओशन वाटर पे लगातार एयर जो होती है, विंड, उसका प्रभाव पड़ता है। तो विंड का जो मूवमेंट होता है, विंड के मूवमेंट की वजह से ही लहरें चलती हैं। अगर विंड ना चले तो ये नहीं चलेंगी, बहुत कम हो जाएगा इसका मतलब। तो विंड एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसमें, ओशन वाटर के, ओशन जो वाटर होता है उसमें वेव्स क्रिएट करने में। तो वेव्स क्रिएट की जाती है जनरली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, विंड्स का। जितनी ज़्यादा हैवी विंड्स होंगी उतनी ज़्यादा खतरनाक ओशन वेव्स क्रिएट होंगी, ठीक है। When the water on the surface of ocean rises and falls alternatively, they are called waves। ये कह रहे हैं जब ओशन वाटर पर ये मान लो, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये लो, ये मान लो ओशन है, क्या है, ओशन है। अब ये कह रहे हैं कि ओशन सरफेस पर जब पानी लगातार राइज करे फॉल करे, 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 मतलब अल्टरनेटिव, एक बार राइज कर रहा है, एक बार फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसी को हम बोलते हैं वेव्स, ठीक है। तो जनरली क्या है, जैसे मान लो ये अपना ओशन ऊपर टॉप सरफेस हो गई, अब हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं तो ऐसे करके कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या क्रिएट हो जाती हैं, वेव्स, ठीक है। तो जो विंड का मूवमेंट होता है वो जनरली वेव्स को क्रिएट करता है। तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशन राइजेड एंड फॉल्स, मतलब ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ऊपर जाना एक बार नीचे आना, यही चीज़ क्या कहलाती है, वेव्स कहलाती है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब स्टॉर्म्स आते हैं तो हवाएं बहुत तेज़ गति से चलती हैं, तब हवाएं जितनी ज़्यादा तेज़ चलेंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी वेव्स क्रिएट होंगी। ह्यूज वेव मतलब ऊंची ऊंची। अभी मान लो नॉर्मल इतना ऐसी वेव्स हैं, तेज़ हवाएं चलने लग गई, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ गए, वो ऊंची ऊंची लहरें चलने लग जाएंगी। और जितनी ज़्यादा लहरें ऊंची होंगी, जितनी ज़्यादा ह्यूज वेव्स होंगी, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन, मतलब उतनी ज़्यादा बर्बादी होगी। कहाँ पर बर्बादी होती है, कोस्टल एरिया में। सपोज कोई कोस्टल एरिया में रह रहा है तो ये हवाएं ऊंची ऊंची, सॉरी ये विंड, ये जो ओशन वाटर ऊंची ऊंची वेव्स आएंगी तो ये कोस्टल एरिया को हिट करती हैं तो आसपास जो मतलब लोग रहते हैं उनको क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती है। तो जितनी ज़्यादा भयंकर वेव्स होंगी उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। अब कई बार क्या है, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, ये पढ़ चुके आप। तो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है। ये अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा शिफ्ट होता है ओशन वाटर में। ध्यान देना, कई बार क्या है, ओशन में इंटरनली कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ओशन वाटर है उसमें बहुत ही बड़ा चेंजेज आता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी टाइडल वेव्स क्रिएट होती हैं और उन टाइडल वेव्स को बोलते हैं सुनामी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सुनामी जो आती हैं वो किस लिए आती हैं, अगर मान लो ओशन वाटर के नीचे, ओशन वाटर में नीचे, ओशंस में, अब जैसे मान लो ये ओशन फ्लोर हो गया और यहाँ पर इसके ऊपर गया है ओशन वाटर हो गया, ये ओशन, इसको ऐसे समझो यार, ये मान लो ओशन फ्लोर है, मान लो ओशन फ्लोर ऐसा रहता नहीं है, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे ऐसे रहते हैं, ये ओशन वाटर है। तो मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक में आपको पता है मतलब चारों तरफ का कंपन सा क्रिएट हो जाता है। तो उस अर्थक्वेक की वजह से बड़ी ऊंची ऊंची क्या हो जाती हैं, वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। उन्हीं ऊंची ऊंची वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ह्यूज टाइडल वेव इज कॉल्ड सुनामी। तो सुनामी का कारण क्या है, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड, कहाँ पर, ओशन वाटर में। तो उसकी वजह से सुनामी होती है और सुनामी में लगभग 15 मीटर हाई, 15 मीटर ऊंची ऊंची क्या क्रिएट हो जाती हैं, वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। सोचो कितनी ऊंची वेव्स, 15 मीटर, बहुत हो जाता है 15 मीटर, ठीक है। और एक लार्जेस्ट सुनामी अब तक जो आई थी, मतलब ये तो नॉर्मली बता रखा है कि अगर नॉर्मल अर्थक्वेक आते हैं कुछ भी तो 15 मीटर तक ऊंचाई की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। अब तक की बात करें तो एक लार्जेस्ट सुनामी जो आई थी उसमें 150 मीटर ऊंची हाइट, 150 मीटर ऊंची वेव्स सोचो क्रिएट हुई हैं। 150 मीटर कितना होता है, 150 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है।
इतनी ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट हो जाती हैं ओशंस में। और जब ये 150 मीटर की वेव्स आएंगे तो सोच लो आसपास के जो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, घर टूट जाएंगे, टेली कम्युनिकेशन लाइन्स बर्बाद हो जाएंगे, पेड़ उखड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेव्स होती हैं सुनामी वाली लगभग 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है, बहुत तेज गति से क्या करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2004 में, 2004 में सुनामी आई थी, आपको पता है इंडिया में भी सुनामी आई थी। सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन दी कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के कोस्टल एरिया आपको पता ही है, इंडिया के कोस्टल एरिया आपने पढ़ ही रखे हैं, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो यहाँ पर जो मतलब लोग रहते हैं ये क्या कहलाएंगे, कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। अंडमान निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इस सुनामी के दौरान 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। सबमर्ज मतलब डूब गया। मैं इंदिरा पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सुनामी का दृश्य, कितनी बुरी हालत कर दी है सुनामी ने, आसपास के एरिया को बर्बाद कर दिया, घर वार सब मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए। ये अंडमान निकोबार का मैप है, यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है ऊपर तो है अंडमान और नीचे है निकोबार। और अंडमान निकोबार की कैपिटल आपको पता ही है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये एकमात्र ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको आई होप पता होगी। ठीक है, तो ये नीचे वाला है निकोबार। निकोबार में यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है। अगर कोई पूछ ले इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो आपको बताना है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ये क्या हो गया, सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। कब, 2004 की सुनामी के दौरान। ये देखो कितना बुरा नुकसान किया है। ये शहर है, चारों तरफ पानी पानी, ये बाद की पिक्चर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर दी। ओके, अब डू यू नो में कुछ और दे रखा है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस दी ओशियन सरफेस। यहाँ पर बता रखा है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो किस वजह से क्रिएट होती हैं। जैसे मान लो ये ओशियन वाटर है, ओशियन सरफेस है, यहाँ पर अगर विंड क्या करती हैं, ओशियन वाटर से स्क्रैच करती है, मतलब स्क्रैप करती हैं, या इसमें फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। आपको पता है जैसे ये मतलब ओशियन सरफेस हो गई, जब विंड चलेंगे तो यहाँ पर इसको टच करेंगे, यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उससे क्या होता है, एक वेव्स क्रिएट होती है। तो बस इतना ध्यान रखना, ओशन की सरफेस पर जब विंड टच करती हैं तब वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं। जितनी ज़्यादा हैवी विंड्स होती हैं उतनी ज़्यादा हैवी वेव्स क्रिएट होती हैं, उतनी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन दे रखा है कि आपने जो वर्ड सुनामी सुना है, तो ये सुनामी जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। कैसी वेव्स, हार्बर वेव्स। ठीक है, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो कोस्टल एरिया में जो हार्बर रहते हैं, जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज रहते हैं, पानी के बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं या बोट्स होती हैं, वो उनके ठहरने की स्थान होती है, उनको वहाँ पर मतलब एक प्रकार से उनका स्टैंड हो गया, घर सा हो गया, वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, टेम्परेरी रखा जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जो हार्बर होते हैं जहाँ पर पोर्ट्स भी पाए जाते हैं, वो पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, हार्बर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए इन वेव्स का नाम क्या दे दिया, सुनामी वेव्स। ठीक है, तो सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है, मतलब क्या है, हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो हार्बर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हार्बर क्या होते हैं, जहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज, शिप्स, बोट्स ये क्या रहती हैं, वहाँ पर खड़ी रहती हैं। ठीक है, अच्छा, छोटा सा ये लास्ट वाले टॉपिक में हमने मिस कर दिया था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वाटर, ये अपना एक पैराग्राफ है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आपको पता है दो प्रकार का पानी है हमारा, सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। मोस्टली जो वाटर है वो सैलाइन वाटर, और सैलाइन वाटर कहाँ पर पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि 2 लीटर आप क्या करो, पानी लो। 2 लीटर पानी लेने के बाद, और इस 2 लीटर को समझ लो ये पूरा अपनी अर्थ सर्फेस पर जितना भी पानी है वो ये 2 लीटर है, ऐसा आप अज्यूम कर लो। ठीक है, फिर इसमें से 12 स्पून पानी के लो एक वेसल में। ठीक है, अनोदर वेसल में 12 स्पून ले लो। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 लीटर जो पानी है इसमें से 12 स्पून अलग निकाल दो। बचा कुचा जो पानी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ओशन वाटर को। और आपको पता है ओशन वाटर कैसा होता है, ओशन वाटर सॉल्टी होता है, सैलाइन होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब 12 स्पून की बात करें तो 12 स्पून में से जो 9 स्पून है, इसको ऐसे समझ लो 9 स्पून कहाँ से आ रही है, आइस कैप्स। 2 स्पून कहाँ से आ रही है, मान लो ग्राउंड वाटर। या ऐसे समझ लो जो 12 स्पून निकाली है इसमें से 9 स्पून जितना पानी है ये कहाँ से आता है, आइस कैप से। 2 स्पून ग्राउंड वाटर और 1 स्पून जो होता है ये रिवर्स में, और आधी स्पून ये पाया जाता है फ्रेश वाटर लेक्स में। कुछ नहीं है, ये बस इतना ही बता रहे हैं कि 2 लीटर जो पानी है उसमें से 12 स्पून निकाल दो। 12 स्पून कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है। और इसका फिर कंपोजिशन बता रखा है कि फ्रेश वाटर
वाटर में भी सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, आइस कैप से आता है, जिसको 9 स्पून के बराबर बताया गया है। 2 स्पून या ग्राउंड वाटर में कितना है, 2 स्पून के बराबर है। हाफ स्पून के बराबर जो अपनी वाटर लेक्स होती है वहाँ पर, और 1 ड्रॉप के बराबर कहाँ पर पाया जाता है, रिवर्स में। मतलब यहाँ पर अगर देखें कि फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन कहाँ है, फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा आइस कैप्स में पाया जाता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर आपका पाया जाता है लेक्स में, और फिर रिवर्स में। ठीक है, ये बता रखा है किसके बारे में, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक छोटा सा डायग्राम और दे रखा है अपनी बुक में, जिसमें ओशियन, सी और लेक्स के बारे में बता रखा है। तो ओशियंस में बता दूं सबसे पहले, भारत के नीचे जो ओशन है इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, ये अपना पैसिफिक ओशन हो गया दोनों तरफ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे सदर्न ओशन हो गया, ये अपना अटलांटिक ओशन हो गया, ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर हो गया आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यह रही बात ओशंस की। और सीज की बात करें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और यहाँ पर हो गया साउथ चाइना सी, यहाँ पे हो गया कैरेबियन सी। तो इन सी के नाम आपको याद रखने। और अब इसके बाद बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स आपको पता है इंडिया में ब्रह्मपुत्र, गंगा, चाइना में हांगहो, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर। यहाँ पर और एक सी दे रखा है, इसको जूम कर देता हूँ मैं, बुक में दे रखा देख लेना, कोरा सी। ठीक है, और रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे चाइना में हांगे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये इंडिया में हो गई। यहाँ पे एक कैस्पियन सी, ब्लैक सी, जिनूबे रिवर, मेडिटेरेनियन सी, ये अपना हो गया मेडिटेरेनियन सी। कहाँ पर है, अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका में 2-3 रिवर्स बता रखी हैं, यहाँ पे नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, यहाँ पे एक लेक विक्टोरिया, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज रिवर है, और ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर फ्लो करती है, और ये कैरेबियन सी हो गया। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कई सारी रिवर्स बता रखी है, मिसिसिपी रिवर, और यहाँ पे लेक हैं, विनीपेग, सुपीरियर लेक, हुरोन लेक, सॉल्ट लेक सिटी, ऊपर दिखा रखी हैं 2, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तो इनके नाम आपको थोड़ा याद रखने हैं, एक पोजीशन याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल फिर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करो, जहाँ पर आपको अपने वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर 5 वाटर, और आज का टॉपिक है टाइड्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर समझ लेते हैं फटाफट। टाइड्स, जिनको हम नॉर्मल भाषा में ज्वार भाटा भी बोलते हैं, 2 टाइप के टाइड्स हम पढ़ने वाले हैं, एक है नीप टाइड और दूसरा है स्प्रिंग टाइड। और फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड, टाइड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है। टाइड जनरली ध्यान देना, ये जो आते हैं सन एंड मून, इनका ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किस पर, अर्थ पर। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। ठीक है, टाइड्स के दौरान क्या होता है, पानी एक बार, यहाँ पे देखो टाइड्स के दौरान क्या होता है, एक बार तो पानी बढ़ जाता है, ओशन वाले लेवल जो मतलब किनारा होता है, समुद्र का किनारा, जिसको शोर भी बोल देते हैं। तो शोर पर पानी बढ़ जाएगा, हाई टाइड जब आएगा, और लो टाइड आएगा तो पानी रिसीड कर जाएगा, वापस चला जाएगा। एक पिक्चर और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा पिक है। ये डायग्राम है नीप टाइड का, और ये डायग्राम है आपका स्प्रिंग टाइड का। तो स्प्रिंग टाइड के दौरान देखो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है शोर पर, और यहाँ पर पानी क्या कर जाता है, रिसीड कर जाता है। तो ये केस किसका है, ये टाइड का है। तो टाइड के केस में पानी बढ़ रहा है और पानी घट रहा है, कहाँ पर, कोस्टल वाले रीजन में या शोर लाइन वाले रीजन में। ठीक है, टाइड आ किस रहे हैं, किसकी वजह से, सन एंड मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो टाइड क्या होते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। रिदमिक मतलब रिदम से, ले से, एक बार पानी राइज करेगा, एक बार पानी फॉल करेगा। कहाँ पर, अपने ओशन का जो पानी एक बार राइज करेगा और एक बार फॉल करेगा। और दिन में ऐसा कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। जब हाई टाइड होता है, अब 2 टाइड हो गए, एक हाई टाइड और दूसरा लो टाइड। जब हाई टाइड होता है तो पानी जो होता है ज़्यादातर शोर को कवर करता है। शोर मतलब वो समुद्र के किनारे को ज़्यादातर क्या करेगा, कवर करेगा। और
इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब समुद्र के किनारे पर पानी बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादातर किनारे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। लो टाइड के केस में वाटर क्या होता है, फॉल होता है, नीचे चला जाता है और लोएस्ट लेवल पर होता है वहाँ पर पानी, ठीक है। और इस जब मतलब लो टाइड होता है तो पानी क्या होता है, सोर से रिसीड करता है, वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है यहाँ पे। जैसे ये हाई टाइड के केस में पानी बढ़ गया, लो टाइड के केस में पानी वापस चला गया। तो ये एक तरह से इनमें भी हेल्प करता है। यहाँ पर जो अपनी नाव होती हैं, शिप्स होती हैं, कई सारे पोर्ट इंडिया में ऐसे टाइडल पोर्ट हैं। जैसे अपना एक एग्जांपल दूं मैं आपको, कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट है। तो हाई टाइड होते हैं तो वो नावों को यहाँ पर लाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब लो टाइड होते हैं तो यहाँ पर नाव यहीं की रह जाती है, तो इंतजार करते हैं कब हाई टाइड आए। हाई टाइड के दौरान यहाँ पे आ जाती हैं और फिर वापस उसी के साथ जब पानी रिसीड करता है तो चले जाते हैं। तो कई सारे पोर्ट जो हैं, पोर्ट मतलब पानी के बड़े बड़े जहाज जहाँ से आते जाते हैं, तो वो हेल्प इनका मतलब टाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, पानी के जहाज को अपने किनारे तक लाने के लिए और फिर वापस समुद्र में भेजने के लिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। टाइड का मेन जो रीजन है, मैंने बताया था, एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल किस किस के बीच में, सन एंड मून के बीच में। कहाँ पर लगता है, सॉरी, सन मून का ग्रेविटेशनल पुल लगता है अर्थ की सरफेस पर, जिसकी वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस टाइड। पृथ्वी की सरफेस पर जो लगने वाला स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स है, उसकी वजह से क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं। ध्यान देना किस किस के बीच में लग रहा है, एक तरफ है अपनी अर्थ की सरफेस और एक तरफ है मून और सन। इनका क्या लगता है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है। जो भारी होते हैं वो हल्के वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ये इसका मेन रीजन है। अगर कोई पूछे कि टाइड्स क्यों आते हैं तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ, मून एंड सन, इसकी वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं, ठीक है। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर द मून, the water on the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force and causes tide, ठीक है। अब जब मान लो पानी, अर्थ का जो पानी है मून के पास होता है, मून के क्लोज होता है, अब ऐसा कि नहीं बिल्कुल भी पास, पर फिर भी जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पानी है ये अट्रैक्ट होता है और इसकी वजह से आते हैं हाई टाइड्स। क्या आएंगे, हाई टाइड्स, ठीक है। अब टाइड हमारे दो टाइप्स के, एक है स्प्रिंग टाइड और दूसरा है नीप टाइड। अब देखो स्प्रिंग टाइड के केस में क्या होता है, यहाँ पे देख लो। स्प्रिंग टाइड के केस में क्या होगा, सन मून एंड अर्थ, सन मून एंड अर्थ ये क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। नीप टाइड के केस में क्या होगा, सन मून एंड अर्थ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या तो ऐसा केस बनेगा, ये मान लो पहला केस है और ये दूसरा केस है, यहाँ पर भी ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। मतलब कहने का ये है कि स्प्रिंग टाइड जब आएगा या तो ऐसा होगा, कैसा, सन मून अर्थ, मतलब न्यू मून के केस में। दूसरा क्या होगा, अब इसको भूल जाओ आप, सन मून एंड अर्थ ये तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगता है, फोर्स ज़्यादा लगता है और पानी जो है ओशन का वाटर, देखो यहाँ पर ओशन वाटर ऊपर आने की कोशिश करेगा, जिसके दौरान हाई टाइड्स आते हैं। नीप टाइड के दौरान क्या होता है, मून, अर्थ और सन ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। और देखो ये क्लियर दिख जाएगा। स्प्रिंग टाइड एक तो होता है फुल मून के केस में और न्यू मून के केस में, ठीक है। फुल मून, न्यू मून आप जानते ही हो। तो यहाँ पर जब तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, तीनों एक ही सीधे में आ जाते हैं, तब आते हैं स्प्रिंग टाइड। और जब सन मून एंड अर्थ, सन मून एंड अर्थ, यहाँ पर ये मून हो गया, ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाए तब आता है आपका नीप टाइड, ठीक है। जो स्प्रिंग टाइड है वो फुल मून और न्यू मून के केस में आता है। और नीप टाइड कब आता है, जब मून हमारा फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में हो, ठीक है। तो 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में मून हो तब तो आते हैं नीप टाइड। और जब मून फुल मून कंडीशन में, न्यू मून कंडीशन में हो तब आते हैं स्प्रिंग टाइड। ये चीज़ भी आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज, ठीक है। फुल मून, न्यू मून आपने देखा था, फुल मून और न्यू मून का डेज होते हैं, तब सन एंड मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, ठीक है। जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं फुल मून और न्यू मून के टाइम पर, तब जो टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। और ऐसे टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि स्प्रिंग टाइड के केस में होता क्या है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है। स्प्रिंग टाइड एक तो कब होता है, फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होता है। इस समय सन मून एंड अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं
और इस समय जो टाइड होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, हाई टाइड लो टाइड यहाँ पे देख लो। स्प्रिंग टाइड के केस में क्या होगा, पानी ओशन के जो शोर है, किनारा है, वहां पर आने की कोशिश करेगा, बढ़ जाएगा, उसको कवर कर लेगा। लो टाइड के केस में पानी वापस चला जाता है। ठीक है, नीप टाइड, अब सिंपल सी बात है, नीप टाइड कब होगा, तो यहाँ पे देख लो नीप टाइड कब होगा, जब सन मून अर्थ कैसे हो, एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। कैसा एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या अपना जो मून है फर्स्ट क्वार्टर में हो या फिर लास्ट क्वार्टर में हो, तब आते हैं आपके नीप टाइड। ये चीज़ सिंपल सी आप ध्यान रखना। ठीक है, मून फर्स्ट क्वार्टर में हो, लास्ट क्वार्टर में हो, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो पुल होता है सन एंड मून का, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होने की वजह से लो टाइड आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। when the moon is in first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting low tide, and this is called neap tide। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो लग रहा है सन का वो मतलब सन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर किसका लग रहा है, मून का लग रहा है। तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो पानी क्या हो जाता है, जो ओशन का जो शोर है, सी शोर है, वहाँ पर पानी क्या होने लगेगा, रिसीड होने लगेगा, कम होने लगेगा, और ऐसे टाइड को हम बोलते हैं नीप टाइड। तो नीप टाइड की सिचुएशन ध्यान रखना है, जब मून हमारा फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में होता है, तब आते हैं हमारे नीप टाइड। ठीक है, तो लो टाइड के केस में पानी वापस चला जाता है, हाई टाइड के केस में पानी वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स का। अब तक तो हमने देखे कि टाइड्स क्या होते हैं, सिंपल सा आपने देख लिया कि टाइड्स का मतलब है भाई मतलब समुद्र के जो मतलब समुद्र के पानी का एक बार ऊपर उठना, एक बार नीचे। ठीक है, दिन में 2 बार होता है। किसकी वजह से होता है, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किस पर, अर्थ पर। ठीक है, तो जब स्प्रिंग टाइड होते हैं तो समुद्र के किनारे पर पानी बढ़ जाता है, और जब लो टाइड होते हैं तो समुद्र के किनारे से पानी वापस जाने लगता है। अब इसके यूज क्या हैं, देखो सबसे पहले एक तो ये नेविगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेविगेशन मतलब समुद्र में जब जहाज़बाज चलते हैं पानी के, तो उनमें हेल्प करेगा। सपोज स्प्रिंग टाइड है, पानी बढ़ेगा, समुद्र की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें उसका फ़ायदा उठाते हैं ये मतलब नाव वाव जो होती हैं, या फिर जो पानी के जहाज़ होते हैं, उनमें मतलब नेविगेशन में हेल्प होती है। दूसरा, दे रेज दी वाटर लेवल क्लोज टू सोर्स मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के जो जहाज होते हैं सिर्फ अराइव टू हार्बर मोर इजीली। अब मतलब हार्बर मतलब जो बंदरगाह होता है, वहाँ पर पानी के जहाज या मतलब जो नाव होती हैं वो आसानी से आ जाती हैं। कब, जब शोर का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल शोर पर बढ़ जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम प्लेसेस। अब देखो, ये जो पानी एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसका यूज है ना, इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो टाइड्स को यूज करके बनाई जाती है, ओशन टाइड्स को यूज करके बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ध्यान देना, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। और ये टाइडल एनर्जी एक प्रकार का हमारा रिन्यूएबल सोर्स है। कैसा सोर्स है, रिन्यूएबल ऐसा सोर्स जो मतलब कभी खत्म ना हो। तो फ्यूचर में हम इसका मतलब यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या अभी भी हमने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब टाइड्स आते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो किनारा होता है अपने समुद्र का किनारा, वहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टरबाइन। तो पानी जब आता है तब तो टरबाइन चलती है, पानी जाता है तब भी टरबाइन चलती है, और जब टरबाइन घूमती हैं उससे हम जनरेटर जोड़ देते हैं, और जनरेटर घूमेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, टाइड्स का यूज करके जो एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टाइड्स का यूज फिशिंग में भी होता है। ठीक है, हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग मतलब मछली पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब हाई टाइड होते हैं तो बहुत सारी मछलियाँ आती हैं समुद्र के किनारे पर, तो मछुआरों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसमें ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, जब क्या है, अब ये मतलब समुद्र का किनारा है, ये भी समुद्र का किनारा है, तो जब मतलब लो टाइड होता है तो पानी इधर चला जाता है, तो कम मछली हाथ में आती हैं। हाई टाइड जब होता है तो यहाँ पे देख रहे हो, ये काली काली सी दिखा रही हैं, ये मछलियाँ हैं, तो बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। मतलब कब, जब हाई टाइड होता है। तो मतलब मछुआरे जो होते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हाई टाइड के दौरान उनको ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने में आती हैं। ठीक है, तो मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। बहुत सारी मछलियाँ बिल्कुल किनारे पर आ जाती हैं। कब आ जाती हैं किनारे पर, जब हाई टाइड होता है, और लो टाइड के केस में वापस ये अंदर चली जाती है। ठीक है,
दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच। और जब मतलब मछलियाँ बहुत सारी किनारे पर आती हैं, हाई टाइड उतराएं, तो उसको मछुआरों को हेल्प होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ सकें। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर, और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे ओशन करंट्स, कोल्ड एंड हॉट करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ओशन करंट्स देखेंगे, ओशन करंट्स क्या होती हैं। और ओशन करंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती हैं हॉट ओशन करंट्स और दूसरी होती हैं कोल्ड ओशन करंट्स। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो ओशन करंट कुछ ऐसा आपको नज़ारा नज़र आएगा, जैसे अगर ओशन वाटर में देखोगे तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी क्या करता है, मूव करता है। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर। तो ओशन करंट्स में क्या होता है, जो वाटर होता है ओशन सरफेस पर, जो पानी होता है या ओशन का जो वाटर होता है, निश्चित डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ऐसा लगेगा कि कोई नदी बह रही है, कोई रिवर फ्लो कर रही है। तो ऐसे जो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशन का वाटर जो फ्लो करता है, वही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो करने का सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है ओशन करंट की। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ए ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। देखो इसको ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को। पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं, ओशन करंट्स क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियां हैं पानी की। अब जनरली स्ट्रीम वर्ड को भी हम नदियों के लिए रेफर कर दें। स्ट्रीम और रिवर्स में बस इतना सा डिफरेंस है, रिवर्स थोड़ी बड़ी होती है, स्ट्रीम्स छोटी छोटी होती हैं। तो ओशन करंट्स क्या है, स्ट्रीम्स हैं। किसकी स्ट्रीम्स है, पानी की। फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, लगातार फ्लो करती रहती हैं। जैसे अगर यहाँ पे यूँ ऐसे फ्लो कर रही हैं तो ये लगातार ऐसे फ्लो करती रहेंगी एक ही डायरेक्शन। ऑन दी ओशन सरफेस, कहाँ पर फ्लो कर रही है, ओशन की सरफेस पर, इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड निकल के आ रहे। ओशन करंट्स क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, जो फ्लो करती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार फ्लो करती रहती हैं। कहाँ पर, ओशन की सरफेस पर, और एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं। डायरेक्शन इनकी निश्चित होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रीम्स जो हैं, ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं लगातार, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ओशन करंट्स। ओशन करंट 2 टाइप्स की होती है, एक तो वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडी। ठीक है, यहाँ पर अपनी बुक में एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें सारी की सारी करंट्स यहाँ पर दिखा रखी हैं, वार्म कौन सी है और कोल्ड कौन सी है। ये जो ये वाला डॉट है, ये ब्लू वाला, ये तो है, सॉरी ये एरो लगा रखा है, ये किसके लिए है, ये है कोल्ड के लिए। ऊपर ये रेड कलर के एरो लगा रखे हैं, ये सारी की सारी, तो यहाँ पे पहचानना है आपको। रेड कलर वाली जो ऐसे एरो लगा रखे हैं, ये क्या है, ये करंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो रेड कलर वाली जो करंट है, ये तो है हॉट ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट। और नीचे जो करंट फ्लो कर रही है, इनको बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम अगर देखें, जैसे मान लो यहाँ पर देखो दे रखा है, एक तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये अपना यूएसए है, यूएसए में गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ऊपर से लिब्राडोर, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, फॉकलैंड करंट और पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, बहुत सारी करंट्स हैं। आप तो सिर्फ एक आइडिया ले लो कि भाई करंट क्या होती है। तो पहले तो ध्यान रखना है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो ऐसे ही फ्लो करेंगी, ऐसे कर रही है तो ऐसे फ्लो करेगी, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, करंट 2 प्रकार की होती है, एक तो हॉट होती है और दूसरी एक तो वार्म होती है और दूसरी कोल्ड। वार्म करंट जो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटर के आसपास मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पे 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन है, और आपको पता है इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इक्वेटर के आसपास आपको देखेंगे सारी की सारी, या मतलब हम ट्रॉपिकल वाला जो एरिया, वहाँ पर सारी की सारी आपको हॉट करंट देखने को मिल जाएंगी, वार्म करंट देखने को मिल जाएगी। इससे ऊपर अगर आप पोलर एरियाज की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको मिलेंगी कोल्ड करंट्स। अच्छा, ये जो इक्वेटर से ये वार्म करंट है, ये तो इक्वेटर से जाती है ऊपर की तरफ, इक्वेटर से कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। और जो कोल्ड करंट है वो पोलर एरिया से किधर की तरफ आती हैं, इक्वेटर की तरफ आती हैं। कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये और क्लियर दिखा रखा है, ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ध्यान देना। ठीक है, और कैंसर है तो नीचे इक्वेटर होगा कहीं ना कहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका,
यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और नीचे अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। अच्छा, अब करंट के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट, लिब्राडोर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे पेरू करंट, फॉकलैंड करंट, ऐसे कई सारी करंट हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है। यहाँ पर दे रखी है जापान के आसपास 2 करंट दिखा रखी हैं यहाँ पे, ओयाशियो करंट, कुरोशिवो करंट, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, कई जगह पे ये ओशन जो करंट हैं हॉट और कोल्ड ये मिल भी रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो फॉकलैंड करंट, ये वाली करंट आ रही है, यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिल रही है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम और लिब्राडोर ये करंट भी यहाँ पर मिल रही हैं, दोनों हॉट एंड करंट, यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट करंट मिल रही है। तो कई जगह पर ये मिलती भी हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आएगा कहाँ, जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कुछ स्पेशल एक्टिविटी होती है। वहाँ पर क्या है, जहाँ पे कोल्ड एंड हॉट करंट मिलेंगी वहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाएगा, पहली बात तो कोहरासा हो जाएगा। जो गर्म है और ठंडी चीज़ें मिलेंगी तो कोहरासा, जैसे सर्दियों में भी हम, आपने देखा होगा हम नहाते हैं तो मतलब एक कोहरासा छा जाता है बाथरूम में, देखा होगा आपने, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड जब मिलते हैं तो कोहरासा बन जाता है, जिससे क्या नेविगेशन में बड़ी दिक्कत आती है जो शिप्स होते हैं, और साथ के साथ में वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड भी बड़े अच्छे होते हैं। तो ये डायग्राम है, तो खैर कई सारे देख लिया आपने, ठीक है। तो ओशन करंट्स की हम बात करें तो जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं ये ऑरिजिनेट होती हैं इक्वेटर पर। कहाँ पर ऑरिजिनेट होंगी, इक्वेटर, और ये मूव करती है पोल की तरफ, ठीक है। तो गर्म वाली जो है इक्वेटर पर ऑरिजिनेट होंगी और किधर की तरफ मूव करेंगी, पोल की तरफ। अब इक्वेटर पे क्यों भाई, आपको पता है जो सन की सबसे ज़्यादा हीट है वो कहाँ पर पड़ती है, इक्वेटर के आसपास पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। और टॉरिड जोन में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो वार्म ओशन करंट है वो कहाँ पर, इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास ओरिजिनेट होती है। और वार्म ओशन करंट इक्वेटर से किधर की तरफ जाएंगी, पोल की तरफ जाती है। मतलब गर्म पानी को किधर लेके जाएंगी, पोल एरिया की तरफ लेके जाएंगी। इक्वेटर से किधर की तरफ, पोल, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोल्ड ओशन करंट जो हैं वो पानी को लेकर आएंगे पोलर एरिया से या हायर लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लेटीट्यूड्स। देखो ये 0 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो लेटीट्यूड बढ़ने लग जाएंगे और नीचे भी लेटीट्यूड बढ़ने लग जाएंगे। ऊपर हम नॉर्थ लगा देंगे, नीचे क्या लगा देंगे, साउथ। तो जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं वो पोलर एरिया से हायर लेटीट्यूड मान लो 66, 50, 70, यहाँ से जो वाटर है, ठंडा पानी है, उसको नीचे की तरफ लेके आती हैं लोअर लेटीट्यूड्स या फिर ट्रॉपिकल एरिया में लेकर आती हैं। तो कुल मिला के ध्यान रखना, वार्म ओशन करंट्स तो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ। और कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ या ट्रॉपिकल एरिया की तरफ आती हैं। और आती हैं तो ये आपस में किसी जगह पे मिलेंगे भी, मुलाकात भी होगी, हाई हेलो होगी इनकी, ठीक है। तो कोल्ड ओशन करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, याद रखना है आपको। अच्छा, द लिब्राडोर ओशन करंट, लिब्राडोर ओशन करंट कहाँ है, ये रही आपकी लिब्राडोर ओशन करंट, ठीक है। इस कोल्ड करंट, कैसी करंट है, कोल्ड करंट है, देख लो डायग्राम में कोल्ड ही दिख रही है, नीला वाला सा लग रहा है यहाँ पे एरो। एंड गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट है, यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली जो है, ये है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखो, ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये तो है आपकी, देखो ये तो है आपकी लिब्राडोर और ये वाली है आपकी गल्फ ऑफ स्ट्रीम। तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो वार्म है, लिब्राडोर जो है कोल्ड है। और ये मिलती भी हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मिल भी रही हैं। और जहाँ पर मिलती हैं ये वहाँ पर क्या होता है, फॉग क्रिएट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ एरिया। आप सिंपल सी बात है, जो जहाँ पे ओशन करंट जो फ्लो कर रही है, अब सपोज इसमें डायग्राम में आप देखोगे, अगर किसी जगह पर गर्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट फ्लो कर रही है तो एरिया कैसे रहेगा, गर्म रहेगा। कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रही है तो कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रही है तो एरिया कैसे रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो मतलब वहाँ के टेम्परेचर को भी ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो गर्म ओशन करंट्स होती हैं वो लैंड सरफेस के पास कैसा टेम्परेचर लेके आती हैं, वार्म, ठीक है।
तो इस वाली रीजन में आपको, ट्रॉपिकल वाले रीजन में कैसी करंट देखने को मिलेंगी, वार्म मोशन करंट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कैसी मिलेंगी, मेनली कैसी मिलेंगी, यहाँ पे कोल्ड मिलेंगी। तो वार्म करंट जो होती है वो पोलर एरिया की तरफ जाती हैं, और जो कोल्ड होती हैं वो किसकी तरफ आती हैं, इक्वेटर की तरफ, पोलर एरिया से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको माइंड में सेट रखनी है। और जहाँ पर ध्यान देना, ऐसे एरिया जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती है, मतलब मिलती हैं, तो वो एरिया वेस्ट फेसिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में जहाँ पर भी कोल्ड करंट और हॉट करंट मिल जाएं, उस एरिया में क्या होता है, फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पर जब यहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर समुद्र में एक फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिनको मछलियाँ खाती हैं। ठीक है, उनके लिए प्राइमरी फूड है। तो इसलिए मतलब जहाँ पर कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलेंगी या वार्म करंट मिलेंगी, वहाँ पर फिश प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे एरिया जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वो वेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड के। तो क्वेश्चन पूछे वेस्ट फिशिंग ग्राउंड कौन से हैं वर्ल्ड के, तो आपको बताना है जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मिलती है वो वेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड के। सी अराउंड जापान, जापान का अराउंड जो सी है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न देखो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसका ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर आपको दो मिलती हुई दिखाई दे रही है, लिब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर भी आप देखो ये दिख रही है आपको, ये हॉट है और ये कोल्ड है। तो कई सारी जगह पे हॉट एंड कोल्ड करंट मिल रही है। तो जहाँ पर भी मिलती हैं वो वेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। जहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिल जाती हैं, कोल्ड एंड वार्म करंट मिल जाती है, वहाँ पर कोहरा कोहरा सा छा जाता है, फॉगी वेदर हो जाता है। और आपको पता है कोहरे में तो हमें मतलब गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। या फिर अब यहाँ पे शिप तो कैसे चला सकते हैं, पानी के जहाज चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, दिखेगा नहीं, नेविगेशन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये फॉग भी कहाँ पर क्रिएट होता है, जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलती हैं, तो वहाँ पर फॉगी वेदर होता है, जिससे नेविगेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। So thank you so much, keep learning, keep enjoying and God bless you all। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, एक बॉक्स में दे रखा है, क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 वाटर। इसमें एक टॉपिक दे रखा है सुनामी। सुनामी के बारे में जानेंगे, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सुनामी। और 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कई बार जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो भारत में जो 2004 में इंडिया में जो सुनामी आई थी, कहाँ कितना प्रभाव पड़ा था। और सुनामी तो आप सुना ही होगा, नॉर्मल देसी भाषा में भी यूज कर लेते हैं कि सुनामी आने वाली है, क्या इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। सुनामी मतलब बहुत भयंकर, समुद्र में जो बहुत ही ऊंची ऊंची वेव आती हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची जो लहरें आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि समुद्र में अंदर, ओशंस के अंदर अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या आती है, सुनामी आती है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो जो भी चीज़ रखी है मैं उनको बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ था जब ये सुनामी आई थी 2004 में, तो बहुत ही फेमस है इतनी भयंकर सुनामी की, मतलब इसमें लाखों लोग मारे गए थे। सोचो, लाखों लोग, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं। ये इंडिया प्लस इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, जिनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ पे कई सारे देशों में, जैसे अपना इंडिया हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है, ये कई सारे कंट्री जो हैं, यहाँ पर कुल मिला के मोर देन 2 लाख पीपल वर डाइड ड्यू टू सुनामी। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, मटेरियल का लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो ध्यान देना, सुनामी जिसको हार्बर वेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुनामी का मतलब ये होता है हार्बर वेव्स, जो मतलब हार्बर्स को क्या करती हैं, हिट करती हैं। तो ये आई थी इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन भारत के नीचे जो है, इंडिया के जो नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो इंडियन ओशियन में आई थी। और कब आई थी, 26 दिसंबर 2004। ध्यान देना, 26 दिसंबर 2004। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पर अगर छोटी क्लास में है, जो 7th में है, तो उनको ध्यान रखना है आई कब थी, तो ध्यान रखना है 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और आने का रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रीजन क्या था। रीजन ये था कि एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। भूकंप कहाँ पे आया था, भूकंप का जो एपी सेंटर था, आप देखो अर्थक्वेक के बारे में सारी चीज़ें पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो जो एक तो क्लास 7th में वो ठीक है, कोई भी मैं सबके लिए कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। हमने क्लास 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखी है।
क्लास 7th के अब तक के जितने भी हैं वो सारे चैप्टर करा रखे हैं। तो पीछे का अगर आपने देख रखा है तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अपना ग्रिप बनानी है सब्जेक्ट पर, अच्छी मजबूत करनी है, और आप अगर किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो 6 से स्टार्ट करें चीज़ों को पढ़ना, फिर 7। तो अगर पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं तो आप दिक्कत बहुत ही कम आने वाली है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पीछे वाले लेक्चर्स भी देखने हैं। तो अर्थक्वेक आपको पता ही है, अर्थक्वेक मतलब जब हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अब आपको पता है हमारी लिथोस्फीयर पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, अब जिसमें अपनी इंडियन प्लेट भी। अब जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, आप जैसे ही टकराएंगी तो उसके दौरान क्या होता है, कंपन सा क्रिएट होगा, वाइब्रेशन सा क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप के दौरान आपने देखा होगा धरती हिलती है हमारी, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, हमारी धरती के नीचे कई सारी प्लेट्स हैं जो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपस में हिट करती हैं ना, जब भी टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। इसका जो एपीसेंटर था, एपीसेंटर मतलब अपनी जैसे अर्थ की सरफेस पर जो मेन पॉइंट था, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं टकराई प्लेटें, तो इससे अर्थ की, ये मान लो अर्थ की सरफेस है बाहर, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, एपीसेंटर होगा। इसका जो एपीसेंटर था, जो मूल केंद्र था, वो कहाँ पे था, वो था सुमात्रा में, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अभी सुमात्रा कहाँ पर है, ये सुमात्रा है इंडोनेशिया में, ठीक है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ध्यान रखना कि जो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जो अर्थक्वेक का एपीसेंटर था वो कहाँ पर था, सुमात्रा के पास था, सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी 9, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक। 9 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग होता है। और अर्थक्वेक को मेजर करने की जो स्केल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल भी बोल देते हैं इसको। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ही काम की आ रही है समझ में हमारे। 2004 में सुनामी आई थी, 26 दिसंबर को आई थी। रीजन क्या था, अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर आया था, ओशन में आया था, इंडियन ओशन में। किस जगह पर आया था, सुमात्रा के पास आया था। कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, 9 इंटेंसिटी। किसकी 9 इंटेंसिटी, रिएक्टर स्केल की। और रिएक्टर स्केल क्या होती है, जो इंटेंसिटी मेजर करे, किसकी, अर्थक्वेक की। तो ये आप देख सकते हो, ये है अपना प्यारा भारत, और ये भारत के नीचे ये हो गया अपना इंडियन ओशियन। ये पूरा की पूरा क्या है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला जो पूरा है, जो क्या है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में क्या हुआ था, यहाँ पर एक जगह है, आप देखोगे नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जगह है सुमात्रा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका क्या था, एपीसेंटर था। एपीसेंटर जहाँ पर होता है ना किसी भी अर्थक्वेक का, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है, और फिर वहाँ पर ऐसे वेव्स क्रिएट होती हैं। तो एपीसेंटर के पास तो नुकसान ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे एपीसेंटर से दूर जाओगे वहाँ पर फिर नुकसान आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसने कई सारे देशों को हिट किया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा जिसको आज जैसे म्यांमार बोलते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। इंडिया में भी कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये वाला जो पार्ट है कोस्टल एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पर अपना एक आइलैंड भी आपको पता है, अंडमान और निकोबार। और इसी के दौरान जब 2004 में सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार का एक अपना इंडिया का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो वो इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, डूब गया था, सबमर्ज हो गया तभी 2004 की सुनामी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे अच्छी तरह से। इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास अर्थक्वेक आता है, इसका प्रभाव आस पास को देखो कितने बड़े एरिया पे प्रभाव पड़ा है, बहुत बड़े एरिया पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ओके, इस दौरान क्या हुआ था, जो भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट, अब हम लिथोस्फीयर प्लेट की बात कर रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट। तो इंडिया की प्लेट जो है बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन प्लेट जो थी, अब यहाँ पे नीचे क्या है, इंडियन प्लेट है। अब आपको बताइए, लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट बर्मा की प्लेट के क्या हो गया, बर्मा की प्लेट के नीचे चली आती है। तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर बर्मा प्लेट एंड देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर। और सी फ्लोर का क्या होता है, समुद्र के नीचे जो फ्लोर होता है उसमें मूवमेंट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। मतलब कुल मिला के ये कि इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट की वजह से इनमें डिस्टर्बेंस हुआ। इंडिया की प्लेट बर्मा की प्लेट के नीचे गई, तो यहाँ पर इनमें टकराव हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। और इसकी वजह से ऐसा बताते हैं कि ओशियन जो फ्लोर है वो कितना डिस्प्लेस हो गया, 10 से 20 मीटर के समथिंग डिस्प्लेस हो गया था, और थोड़ा टिल्ट हो गया था नीचे की तरफ। क्या हो गया था, टिल्ट। अब टिल्ट हो जाएगा तो आपको पता है, जैसे मान लो प्लेट थोड़ी ऐसे टिल्ट हो गई, तो पानी का है, एक बार अंदर जाने की कोशिश करेगा, और एक बार जैसे पानी गया तो फिर वो दोबारा बैकफायर करेगा, ऐसा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे करके कंडीशन बनेगी। ये पिक है 2004 की, जब मतलब सुनामी आई थी तो कैसे बर्बादी मतलब मचाई थी, तबाही मचाई थी। तो जैसे ही मतलब प्लेट टिल्ट होती है, इंडिया वाली प्लेट बर्मा वाली प्लेट के नीचे जाती है, तो बहुत ज़्यादा ओशियन वाटर क्या होता है, वो जैसे अंदर गई तो उसमें जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए पानी अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वाटर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस वाज द विड्रॉल ऑफ
वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अब देखो जब प्लेट अंदर गई तो कोस्टल एरिया से पानी क्या हुआ, अंदर आने की कोशिश करेगा। कहाँ पर आने की कोशिश करेगा, लैंड मास की तरफ, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। अब क्या होगा, जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो पानी अंदर जाके फिर वापस भी आएगा। तो पहले तो पानी अंदर गया तो कोस्टल एरिया में क्या हो गया, लोगों को लग रहा था यार पानी नीचे मतलब जा रहा है, मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्री एरिया है उनको लग रहा था पानी तो कहीं मतलब जा रहा है। कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा लहरें आती हैं जाती हैं, तो पानी क्या है वापस आने लगा, अंदर की तरफ जाने लगा। कहाँ पर जाने लगा, ये जहाँ पर प्लेटें टकराई थी वहाँ पर जाने लगा। फिर क्या हुआ, रिटर्न होता है पानी, अंदर से नीचे से पानी वापस रिटर्न होता है। तो आफ्टर थ्रस्टिंग इंडियन प्लेट बिलो बर्मन प्लेट द बर्मा प्लेट वाटर वाज रश्ड बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन। पहले तो क्या हुआ, पानी अंदर की तरफ गया और फिर पानी बहुत तेज गति से क्या आता है, कोस्ट लाइन की तरफ आता है। कोस्ट लाइन का मतलब है समुद्र के जो कोस्टल एरिया होते हैं उसकी तरफ आता है। तो पहले तो पानी अंदर जाएगा और फिर पानी क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है। और सुनामी, फिर अब देखो सुनामी क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है किसकी, ओशन वाटर की। तो यहाँ पर ऐसा बता दें कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहरें आती हैं। अब जो मतलब जैसी मतलब प्लेटें टकराई और ओशन वाटर में मतलब लहरें क्रिएट होती हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और ये कितनी स्पीड से चल रही थी, 800 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनकी स्पीड से मतलब तुलना कर सकते हैं। इतनी तेज गति से जैसे हवाई जहाज चलते हैं कॉमर्शियल, उतनी तेज गति से मतलब क्या आती हैं, लहरें आएंगे। अब सोचो इतनी तेज गति से अगर पानी आएगा हवाई जहाज की स्पीड से, तो क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया पर है जो लोग हैं या कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं या जो भी मतलब प्रॉपर्टी है या जो भी जितनी भी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, तहस महस हो जाएंगी, पूरा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आइलैंड, इंडियन ओशन में जो आइलैंड है वो तो उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, आइलैंड जो कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये प्लेट किस में नीचे चली जाती है, ये बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी और इसी वजह से क्या हुआ था, भूकंप आया था। तो पहले पानी क्या हुआ, देखो यहाँ से इंडियन ये मतलब कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ गया, फिर वापस रिटर्न आता है पानी। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी। ओके, तो अब इस दौरान क्या हुआ था, यहाँ पर ये मैप देखो आप, ये है अंडमान निकोबार का मैप। तो अंडमान निकोबार में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं और दिखा देता हूँ। तो ये निकोबार है पूरा, निकोबार में नीचे देखोगे इंदिरा पॉइंट है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2004 की सुनामी के दौरान में स्टार लगा देता हूँ। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बिल्कुल सदर्न मोस्ट में, मतलब सबसे नीचे। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, मतलब डूब गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो जैसे फिर क्या होता है, एज वे मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज विद द डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सुमात्रा के पास तो क्या हुआ आपका, वो आया था अर्थक्वेक आया था 9 के समथिंग इंटेंसिटी का, तो वहाँ से जो वेव्स हैं वो जनरेट होना स्टार्ट होती हैं। मगर ये इंडियन ओशन की तरफ आती इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई दूरी ज़्यादा है तो इनकी स्पीड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इंडियन ओशन की तरफ आई तो इनकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर पर आवर से लेके कितने पर हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। ठीक है, भाई सीधी बात है, जहाँ पर जो अर्थक्वेक आया है, जहाँ पर वो अर्थक्वेक था वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ, और जैसे जैसे दूर जाओगे तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, वेव की कम हो जाती है। सुनामी वेव ट्रेवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, मतलब जो मतलब कोस्टल एरिया उससे नीचे की तरफ डेप्थ में भी अगर देखें तो ये नीचे 3 किलोमीटर तक क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो इसकी वजह से मोर देन 10,000 पीपल क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ द हाउसेज। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने इंडिया में कई मतलब हज़ारों लोगों की मौत होती है, कई मतलब जो घर वर थे वो क्या हो गए, लाखों घर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। आप देख सकते हो जब सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें आएंगी तो इनके आसपास रहने वाले जो कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, घर बार बर्बाद हो जाते हैं, और बिजली की जो लाइन्स होती है बर्बाद हो जाती हैं, रेल जो अपने पुल वुल जो होते हैं वो सब टूट टाट जाते हैं, टेली कम्युनिकेशन की लाइन्स फेल हो जाती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाता है, बहुत सारा मतलब कुल मिला के क्या होता है, नुकसान होता है। तो 2004 की सुनामी के दौरान सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जो कोस्टल एरिया थे वो कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा क्या थे, अफेक्टेड एरिया थे 2004 की सुनामी के दौरान। ठीक है, अब
उस समय 2004 की अगर बात करें तो उस समय हमारे इंडियन ओशन में सुनामी की प्रिडिक्शन करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, ठीक है। उस समय प्रिडिक्शन मतलब कि भाई सुनामी आ रही है तो उसकी पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। तो उस समय हमारे पास इतना मतलब कुछ था नहीं कि मतलब सुनामी की क्या कर सकें, हम भविष्यवाणी कर सकें। अगर सोचो पहले अगर मान लो प्रिडिक्शन हो जाती, पहले ही मतलब मौसम विभाग बता देता कि भाई सुनामी आ रही है, तो सुनामी के दौरान जो नुकसान है एटलीस्ट हम जो जान माल की हानि होती है उसको हम कम कर सकते हैं। आज की डेट में आपने सुना होगा कि जैसे ही मतलब तूफान आते हैं, समुद्र में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो हमारा जो मौसम विभाग है पहले ही बता देता है। तो सरकार क्या करती है, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर देती है। डिस्प्लेस मतलब उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। मगर उस समय हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि सुनामी को मतलब सुनामी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकें एडवांस में और लोगों को 2-3 घंटे पहले ही मतलब क्या दे सकें, नोटिस दे सकें, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ऐसा सिस्टम इंडियन ओशन में नहीं था। हाँ, पैसिफिक ओशन में जरूर था, मगर इंडियन ओशन में ये सुविधा नहीं थी कि सुनामी या फिर समुद्र में कोई हलचल होती है तो उसके बारे में लोगों को पहले ही बता दिया जाए, ठीक है। मगर हाँ, 2004 के बाद हमने अब ये सिस्टम डेवलप कर लिया है। अब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। अब समुद्र में कुछ भी हलचल होती है तो हमें पहले ही पता चल जाता है। हमारा मौसम विभाग, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हमें क्या दे देता है, सूचना दे देता है पहले ही, ठीक है। ये जो सुनामी आई थी, अब देखो इंडियन ओशन में सुनामी जो आती है बहुत ही रेयर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीस्मिक एक्टिविटी होती है, सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत कम होती है इंडियन ओशन में। तो यहाँ पे सुनामी बहुत कम आती हैं। 2004 में आई थी, उसके बाद तो आपने देखा है अभी तक नहीं आई, और हम भगवान से दुआ करते हैं कभी नहीं आए, देखने को ना मिले ऐसे दिन, क्योंकि इसमें आपको पता है लाखों लोगों का मतलब नुकसान होता है, डेथ हो जाती है, नंबर ऑफ डेथ्स, जान माल, जानवर, पेड़ पौधे, बहुत सारा मतलब नुकसान होता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा संभावना रहती है, मगर इंडियन ओशन में बहुत रेयर संभावना रहती है। मगर जब आई थी ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी वजह से साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और उनके जो कोस्टल एरिया है वो क्या हुए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। कई हजारों लोगों को मतलब क्या हुआ था, वहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है। और वहाँ पे बहुत समय तक मतलब इसका जो मतलब नुकसान है, मतलब अभी एक बार बताओ, जब नुकसान हो जाएगा तो वो बड़ी जल्दी रिकवर तो हो नहीं पाएगा, तो उसको मतलब सही होने में, नुकसान को रिकवर होने में भी उसमें क्या लगा था, बहुत ही ज़्यादा समय लगा था, ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। लाइफ मतलब लोगों की हत्या, मतलब हत्या तो खैर नहीं, लोग मार दिए गए थे सुनामी के द्वारा, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उसका कारण क्या माना जाता है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अगर सोचो हमारे पास मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती, मॉनिटरिंग का मतलब अगर हमारे पास इंडियन ओशन में कुछ ऐसे हमने सिस्टम लगा रखा होता अपना कि वो पहले ही सेंस करके बता देते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब कम कर सकते थे। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि ये मॉनिटरिंग का अभाव था। अगर हमारे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मतलब पता लगा सके कि भाई पहले ही कि हाँ भाई इंडियन ओशन में कुछ घटना होने वाली है तो लोगों को बता सकें, तो ऐसा हमारे पास अभाव था, इस चीज़ का हमारे पास क्या थी, कमी थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2004 के समय पर हमारे पास ऐसा मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी कि पहले ही लोगों को वार्निंग दे सकें, और ना ही इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज थी। इसका पहला इंडिकेशन, अब देखो इसका इंडिकेशन आया था, इसका इंडिकेशन कैसे आया था, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग, हमारे पास सुनामी आ रही, इसका इंडिकेशन कैसे आया था कि अपने जो कोस्टल एरिया थे वहाँ से पानी नीचे मतलब विड्रॉ हो गया था। अब मान लो जैसे ये कोस्टल एरिया है तो पानी क्या होने लगा, ऐसे विड्रॉ होने लग गया ओशन की तरफ। अब पानी जैसे ही ऐसे ओशन की तरफ जाने लगा तो लोग बागों को उधर समझ जाना चाहिए था, पता लगा लेना चाहिए था कि पानी इधर जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, पानी रिटर्न बैक होके भी आएगा। जैसे अपने ये कोस्टल एरिया हो गए, पानी क्या जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, रिटर्न हो रहा था, विड्रॉ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही विड्रॉ हुआ तो बाद में बहुत तेज गति से पानी वापस रिटर्न होकर आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। मगर जैसे ही पानी नीचे जा रहा था, ऐसे विड्रॉ हो रहा था, तो लोग बाग क्या करते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए, यार ये क्या हो रहा है। लोग बागों को लग रहा है कि कोई मैजिक होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हेन this happened on the coast, instead of people going the high ground they started assembling at the coast to view the miracle। मतलब लोगों ने क्या किया, जैसे ही पानी कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जा रहा था, विड्रॉ हो रहा था कोस्टल एरिया से, तो लोग बाग बाहर जाने की अपेक्षा, कहीं ऊंचे स्थान पर जाने की अपेक्षा, वो क्या होने लगे, वहाँ पर कोस्टल एरिया में इकट्ठे होने लगे। भाई देखते हैं यार क्या जादू हो रहा है, पानी जा रहा है यहाँ से, तो वो आपको पता है पानी जाएगा तो वापस भी आएगा, तो लोगों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको पता बहुत ही ऊंची मतलब वेव आती हैं, और जो देखने वाले आए थे कोस्टल एरिया में उनको क्या होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, मारे जाते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई थी तो कौन बचेगा, और वो स्पीड भी खतरनाक थी पानी की, ठीक है। तो ये है 2004 की सुनामी के बारे में। तो आपको मेन चीज़ें इतनी याद रखनी है, एक तो डेट याद रखनी है, ठीक है, और इसका रीजन याद रखना है, अर्थक्वेक आया था,
और इसका एपी सेंटर कहाँ था, सुमात्रा में था। सुमात्रा मतलब कहाँ पर है, इंडोनेशिया के पास है। उससे फिर ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया की प्लेट किसके नीचे चली गई थी, बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी। ठीक है, उस समय हमारे पास कुछ मॉनिटरिंग का सिस्टम भी नहीं था। लाखों लोग मतलब इससे क्या हुए, अफेक्टेड हुए थे, लाखों के कई सारे घर बर्बाद हो गए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। फिलहाल खुशी की बात यह है कि अभी हमने इसके बाद सबक लेते हुए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया है, आपको पता हो तो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भारतीय सरकार ने एक एक्ट बना दिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर कोई डिजास्टर आती है तो उसको मैनेज करने के लिए एक एक्ट बना दिया, जिसके तहत एक फोर्स बना दिया हमने अलग से। डिजास्टर को डील करने के लिए हमारे पास फोर्स है जिसको हम बोलते हैं NDRF। आपने न्यूज में सुना होगा कभी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो आजकल जब भी कहीं भी तूफान साइक्लोन वाइक्लोन आते हैं तो ये NDRF चला जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा साइक्लोन आया था अम्फान, साइक्लोन अम्फान। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने सुनने को मिली होंगी, जो मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर ये जो NDRF की टीमें जाती है और मतलब टैकल करती हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया पूरा। अब चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी हम 7th का सिलेबस भी धीरे धीरे करके इसको कवर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।